हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप पढ़ भी रहे हैं, ऑफ कोर्स आई नो। और जो नहीं पढ़ रहा है, जो मटर गश्ती कर रहा है ना, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू स्पेंड योर टाइम ऑन स्टडीज़, ऑन बुक्स। तो जो भी ये सब कर रहे हो अभी स्टॉप करो। इस वीडियो को अगर सुनने आए हो देन ऑब्वियसली आप थोड़ा सा सीरियस हो गए हो अपने पेपर्स को लेके। तो ये तो सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बोलना पसंद था, तो मैंने बस बोल दिया सो दैट आई कैन फील अ कनेक्शन विद यू एंड यू गाइज कैन फील अ कनेक्शन विद मी। ऑलराइट, तो इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मैंने बात करी थी ब्लॉक नंबर 2 की, राइट, जिसमें मैंने स्पेंसर के बारे में बताया था कि स्पेंसर की एज से और जो स्पेंसर का यूनिट है, ब्लॉक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। मैं हर ब्लॉक से लगभग 10 क्वेश्चंस डाल रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट 10 ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर ही एनालाइज कर रही हूँ। तो उससे आपको क्या होता है, एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि मेनली चल क्या रहा है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो फिर इसमें हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्स की, जिसमें जॉन डन है, हर्बर्ट हैं और मार्वेल हैं। और इनकी जो पोइट्री हैं हम उनको देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी पोइट्री इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से आरटीसी किस किस पोइट्री से मेनली आते हैं। और अगर इसमें टाइम बच जाएगा तो मैं मिल्टन वाला जो सेक्शन है, मतलब कि यूनिट नंबर जो आपकी 4 है मिल्टन को, वो भी मैं इसमें कवर कर दूँगी क्योंकि मिल्टन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने एनालाइज़ किया। क्योंकि जब मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि मिल्टन से मैक्सिमम क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको मिल्टन नहीं करना है ना, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। ऑब्वियसली आप कर सकते हो क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट मैंने देखा नहीं उन्हें लास्ट पेपर्स में कि इतना फोकस उस पर किया गया हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइट द गार्डन। अब गार्डन पोइट्री जो लिखी गई है आपको उसको एनालाइज करना है। क्रिटिकल मतलब आपको चीज़ें कनेक्ट भी करनी है। जस्ट एक होता है आप समरी लिख रहे हो, एक होता है आप समरी के साथ साथ में उसके बारे में और भी चीज़ें लिख रहे हो। तो ये कौन सी पोइट्री, ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, तो आप मेटाफिजिकल की थोड़ी सी क्वालिटीज़ बता सकते हो। तो मेटाफिजिकल क्या होता है, जो दो अपोजिट साइड को आपस में कनेक्ट करके दिखा देते हैं, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं होता है पर ये दिखा देता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो गार्डन पोइट्री है, गार्डन में उन्होंने क्या बोला कि जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा टॉयल करते हैं, इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, किस लिए, जस्ट फॉर सम बैचेस, फ्यू बैचेस, किसी को बैच मिलता है। उसमें एक लाइन है ना लॉरियल ट्री का और कुछ ट्रीज़ का, प्लांट्स का, किस तरीके से बोला गया है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और किस लिए, जस्ट फॉर लीव्स के लिए। लीव्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट को, रादर देन वो ये सोचें कि वो नेचर में रह सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर वे होगा। तो आपको ये बताना है कि गार्डन पोइट्री किस तरीके से उस एज को भी सिम्बलाइज़ करती है। तो ये बहुत ही इजी है। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप गार्डन को स्किप नहीं करते हो तो बहुत बेटर रहेगा। गार्डन जो पोइट्री वो बार बार पूछी जाती है। इट कुड बी इन अ क्वेश्चन फॉर्म और इन अ आरटीसी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। गार्डन के आप ऊपर 1 स्टार मार्क कर सकते हैं या फिर 5-6 स्टार्स तो मार्क कर ही सकते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ कंसीट। तो कंसीट क्या होता है आपको ये बताना। बात आती है कि होता क्या है। अब कंसीट मतलब होता है जब आप 2 अपोजिट पोल्स को आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि जॉन डन की जो पोइट्री होती है, जो वैलिडिक्शन है, उसमें उन्होंने किस तरीके से अपनी लवर को, मतलब कि जो पर्सन है लवर और उसकी जो बिलविड है, उन दोनों को कंपेयर किया है कंपस से, कि जो कंपस की 2 लेग्स होती हैं वो एक लवर है, एक उसकी बिलविड है। तो इन चीज़ों, कुछ ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जॉन डन की पोइट्री में, मेटाफिजिकल पोइट्री में, इन सब चीज़ों को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको एक किस चीज़ से प्रूफ करना है, साइट एग्जाम्पल्स ऑफ कंसीट फ्रॉम जॉन डन्स पोइट्री एंड एक्सप्लेन। तो आपको डन की पोइट्री उठानी है, आपको उसमें कंसीट को शो करना है और हो गया, आप गुड टू गो, आपका आंसर कंप्लीट है। अब बात आती है वैलिडिक्शन। ये आरटीसी में था, वैलिडिक्शन से एक आरटीसी आई हुई थी, तो ये आप देख लेना क्योंकि आरटीसी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताऊंगी तो वही आएगा। ये तो आपकी जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आरटीसी अगर आती है बट यू आर एबल टू डिटेक्ट द लाइन्स कि हाँ ये वाली लाइन्स जो है दिस इज़ फ्रॉम दैट पोइट्री, तो बहुत ही एक सिंपल सा फंडा होता है, आप समरी लिख दीजिए और जो लाइन्स पूछी गई है ना उसमें आप कुछ तो पता कर पा रहे होगे ना। जैसे कि
कोई भी एक सेंटेंस भी उस चीज़ को बीच बीच में कभी कभी ऐड कर दीजिए। और ये हो गया उसका आंसर। आप समझ लीजिए कि आपने समरी लिखी और जो लाइंस इसमें हैं एक आधा वर्ड भी समझ में आ रहा है और आपकी जो टोटल समरी है उसमें कहीं पर भी वो अगर वर्ड है तो उस पैरे पे ज़्यादा फोकस कर दीजिए, उस स्टैंजे पे फोकस कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हर्बर्ट की पोइट्री से था, पुली पोइट्री से। तो पोइट्री की जितनी भी आरटीसी है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि जो आरटीसी होती है दिस इज़ ऑब्वियसली अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने उस पोइट्री को कैसे पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हाँ जितनी भी आरटीसी मेरे को मिली थी मैं यहाँ पे लिख दूँगी। उसके बाद बात आती है मावल की पोइट्री से टू हिज मिस्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत 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 बार पोइट्री से आरटीसी और क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा मैंने कितनी बार बहुत बहुत किया है, तो आप समझ जाइए इतनी बार आया होगा क्योंकि मैंने इतनी बार इन्हें अपनी स्क्रीन में देखा है जब मैं पेपर देख रही थी। तो आप इसके ऊपर भी 4-5 स्टार लगा सकते हैं, हार्ट लगा सकते हैं, जो मर्जी आप लगा दीजिए। बस ऐसा रखिए कि आपकी नज़रों से उतरे नहीं, पेपर तक आपको याद रहे कि आपको ये पढ़ के जाना है। ओके, तो दोबारा से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी गार्डन पोइट्री की आरटीसी है। अब गार्डन मैंने अभी आपको बोला था कि गार्डन एक ऐसी पोइट्री है, क्वेश्चन हो चाहे आरटीसी हो आएगा ही आएगा, अब आपको पता चल रहा होगा। अब क्या बोल रखा है, राइट ए डिटेल नोट ऑन जॉन डन्स पोइटिक मीडियम, कि जो जॉन डन है वो किस तरीके का पोइटिक मीडियम यूज़ करते हैं। इसमें हो सकता है कि वो अपनी लैंग्वेज को दिखा रहे हैं, जैसे कि सटायर को दिखा रहे हैं। हालांकि सटायर यूज़ नहीं करते थे, ये मेटाफिजिकल पोइट थे, तो आप मेटाफिजिकल पोइट की क्वालिटीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपको मार्वल को दिखाना है एसेस एंड्रू मार्वल आइदर एज अ पॉलिटिकल पोइट और एज अ राइटर ऑफ फिलोसॉफिकल लव पोइट्री। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एंड्रू मार्वल की पोइट्रीज़ पता होनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी पोइट्रीज़ लिखी हुई है, क्योंकि जब आपको उसकी पोइट्री पता होंगी एंड्रू मार्वल की तभी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आप उनको उठा लीजिए और जिसमें भी आपको समरी में लगता है कि कोई भी जो पोइट है वो किसी दूसरी पार्टी को, किसी सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो एक पॉलिटिकल पोइट हो जाएंगे। अगर वो कुछ काम की बात बता रहे हैं, कोई कंक्लूजन निकल रहा है, एक फिलोसॉफिकल पोइट हो जाएंगे। और अगर वो अपने बिलवड की तारीफ़ करे ही जा रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा सेंशुअल है, देन ऑब्वियसली उनकी जो पोइट्री है वो लव पोइट्री हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो आपका जो सिलेबस है उसमें आपने जो पढ़ा आपको सिंपली पता चल जाए कि कौन सी पोइट्री है, लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि इस पोइट्री का मेन मुद्दा क्या था। तो ऐसे ही आंसर होते हैं, जब आपको ऐसा लगता है तो आप 3-4 पोइट्री को भी मिक्सअप करके लिख सकते हो कि इस पोइट्री में ऐसा बोला है, उस पोइट्री में ऐसा बोला है, हाँ हम एग्री करते हैं। वो फिलोसॉफिकल पोइट, दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे मोल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको अ वैलिडिक्शन को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब क्या होता है, आप उस पोइट्री को टोटली बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऐसी फॉर्म में था जैसे कि कई बार आ जाता है ना कि आपको दे देते हैं कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1 और एनी 2, और उसमें 3-4 पोइट्री उन्होंने सिंपली लिख दी होती है, आपको कोई पिक आउट करना होता है कोई भी एक। तो ये उस क्वेश्चन में से मैंने लिया था। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये कि आपको वैलिडिक्शन को ही पूरा एनालाइज कर देना है। अब ऐसे में कितना आसान होता है, आपको जो पैरा याद है आप उसको अच्छे से फोकस करके लिख दीजिए, जो नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दोबारा से गार्डन के ऊपर बता रखा है। अब गार्डन को ही आपको एक्सप्लेन करना, डायडेक्टिक पोइट है या फिर पोएम है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उसका कोई मोरल है, कोई कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ मैसेज निकल रहा है, आपको पता चलता है तो आप उसे लिख दीजिए, अदरवाइज आप पोइट्री को एनालाइज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने बोला है कि आपको कंसीडर करना है, आपको बताना है कि वो डायडेक्टिक पोइट है या पोएम है या नहीं है, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ पोएम। ऐसी ही पोएम है, इसीलिए उन्होंने पूछा है, तो आपको जस्ट सिंपली लिख देना है। क्योंकि जब आपने लिख दिया उस चीज़ की समरी को लिख दिया, एनालाइज कर दिया, देन ऑब्वियसली आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो उस पॉइंट को कवर कर लेंगी। अब मैंने यहाँ पे नीचे कुछ ग्रीन कलर में ग्रीन बॉक्स में लिख दिया है कौन कौन सी पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला गार्डन और कोमिस्ट्रिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कलर में कर दिया था ताकि आपको याद रहे, आप बिल्कुल भी भूले नहीं। तो इसके आगे हम मिल्टन को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अभी 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है आई थिंक, या तो लेकिन मिल्टन बहुत छोटा सा, इतना कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, तो मिल्टन के बारे में हम इसी में कर लेंगे। मिल्टन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे होगा, वुड यू एग्री दैट प्यूरिटनिज्म इन्फ्लुएंस मिल्टन्स लाइफ, कि जो प्यूरिटनिज्म था उसने मिल्टन की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया था कि नहीं किया था। देन ऑब्वियसली उसने किया था,
जैसे कि प्यूरिटन्स होते हैं, कैथोलिक होते हैं, ऐसे अलग अलग, जैसे क्रिश्चियंस में भी दो साइड्स होती हैं, तो उनके दो अलग अलग बिलीव्स होते हैं। कुछ होते हैं जो चर्च को ऊपर रखते हैं, कुछ होते हैं जो मोनार्की को ऊपर रखते हैं। तो मिल्टन की लाइफ भी उसी से अफेक्ट हुई थी, और आपको इसमें पैराडाइज लॉस्ट का एग्जांपल दे सकते हो कि उन्होंने उसके बाद ही पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाता है इससे, तो उसमें बोला गया है कि कौन कौन से मेन लिटरेरी इन्फ्लुएंस हैं जो कि मिल्टन की जो अर्ली पोएटिक वर्क मिलते हैं उनको शो करते हैं, या फिर जिससे वो इंस्पायर हुए थे। प्राइमरी इन्फ्लुएंस क्या है, जो किसी भी उसको अफेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन को, अगर वो कोई काम कर रहा होता है तो इसमें आप उस टाइम पीरियड को लिख सकते हो जिस टाइम पे मिल्टन हुआ करते थे। मतलब कि जो उनका टाइम पीरियड था कि उस टाइम पे किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसी के बाद में इन्होंने अपने वर्क को शो किया था। जैसे कि उस टाइम पे जेंडर का इशू था, तो इन्होंने जेंडर के इशू को अपने पैराडाइज लॉस्ट में शो किया हुआ है, डिबेट जो थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ था वो था कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिसने मिल्टन को एज अ पोइट बनने में मदद करी, एज अ पोइट उनको शेप दी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें मेनली आपको बताना होता है कि उस टाइम पे जो एपिक लिखी जाती थी, राइट, तो जो एपिक की जो फॉर्म थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। जैसे कि मिल्टन ने अपनी जो एपिक लिख दी है पैराडाइज लॉस्ट, तो उस टाइम पे इतनी फेमस नहीं थी। बहुत सारे इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी, लेकिन वो फेल हो गए थे। जैसे कि उसमें से पैट्रिक हेनरी भी हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जो इसका एसेंस है, द एसेंस ऑफ द जैकोबियन ट्रेजेडी, और जो उस टाइम पे और भी ज़्यादा मीट्रिकल वर्सेस थे वो उस टाइम पे चल रहे थे इंग्लिश पोइट्री में, लेकिन किसी ने इस तरीके से वर्क स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन ये सब चीज़ें तब तक फेल हुई जब तक कि मिल्टन ने इसको यूज़ करना शुरू नहीं कर दिया। मिल्टन ने जब इसको यूज़ किया वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मिल्टन की जो एपिक पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, या फिर अच्छी थी, या फिर उन्होंने क्यों अच्छी थी या फिर क्यों फेमस हो गई, क्यों इम्पॉर्टेंट थी, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने इस वर्क में एपिक पोइट्री में क्या दिखाया, एसेंस ऑफ द एज, मतलब कि उस एज के बारे में दिखाया। अब से पहले क्या था, लोग पुराने एजेस को शो कर रहे थे अपनी पोइट्री में, एपिक में भी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एपिक में अपनी अपनी एज को शो किया, उस टाइम पे जो स्ट्रगल चल रहे थे उसको शो किया। स्ट्रगल किसके बीच में था? रिलीजियस था और जो स्टेट थे उन दोनों के बीच का, रादर देन सिंपली जो कंस्ट्रक्शन होता है क्लासिकल इंग्लिश में, थीम्स होती हैं, उनको छोड़कर इन्होंने रिलीजन को और स्टेट को दिखाया, उनके बीच के स्ट्रगल को दिखाया। और इनकी जो एपिक थी वो बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली कंटेम्प्रेरी थी थीम्स को लेके। जैसे कि अगर मैं अभी कुछ लिखूँ तो मैं आज की थीम को देख के लिखूँ, आज के वर्ड को देख के, आज की सोसाइटी को देख कर लिखूँगी, तब वो चीज़ फेमस होगी। अगर मैं दोबारा से वही 2020 का कोरोना ही लिखने वाली हूँ देन ऑब्वियसली उसे कोई नहीं पढ़ेगा, सब बोर हो चुके हैं उन सब टॉपिक से। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी लिख रहे हो तो वो फेमस होती है। तो मिल्टन का भी वर्क इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि उन्होंने उस टाइम के वर्क को लिखा, कंटेम्प्रेरी वर्क को लिखा था, उस टाइम के थीम को रिप्रेजेंट किया था। और जो दूसरा लॉजिक था वो इसलिए था क्योंकि जो उस टाइम पे डिबेट थी, कंटेम्प्रेरी डिबेट थी, वो इशू ऑफ जेंडर था। तो इन्होंने उसी चीज़ को उठाया, इन्होंने उस चीज़ को उठाया जो कि प्यूरिटन पेट्रार्की में था, एक ऐसा इशू था। तो इन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया, ऐसा नहीं इंडिविजुअल तरीके से नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से दिखाया कि फ्री विल होनी चाहिए। बिब्लिकल आर्ग्यूमेंट भी दिखाया है। बिब्लिकल आर्ग्यूमेंट कैसे दिखाया? जैसे कि इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में दिखाया, एडम एंड ईव के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसके थ्रू। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है? मिल्टन एज अ सोनेटर। तो इसमें आपको मिल्टन की जो सोनेट्स हैं वो एक्सप्लेन करनी है थोड़ी थोड़ी। आपको जो भी याद है आप एक्सप्लेन कर दो, आप बता दो कि इन्होंने इतने अच्छे सोनेट लिखे हैं, इनके सोनेट का पैटर्न ऐसा है, इन्होंने सोनेट का जो फॉर्मेट होता है उसे फॉलो किया है, जैसे कि ऑक्टेव लाइन्स, इस तरीके से 6 और 8 लाइन्स फॉलो होती है, एक राइम स्कीम फॉलो होती है। इट कुड बी इन ए स्पेंसरियन वे और शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं, तो अलग अलग सोनेट होते हैं। तो आप इस चीज़ से उन्हें प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये भी एक सोनेटर थे। देन आपको बताना है जो क्रिश्चियन और क्लासिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिसिडस में है। तो इसमें आपको लिसिडस की जो पोइट्री है वो इलैबोरेट करनी है। सिंपली आपको उसके बारे में 2 चीज़ें दिखा देनी है। क्लासिकल एलिमेंट्स मतलब कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, एंशियंट टाइम का कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, एंड देन क्रिश्चियन चीज़ें जो कि आपको पता ही है रिलीजियस चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आरटीसी लिख रखी है मैंने, मतलब कि जो कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पोइट्री है जिसमें से आरटीसी बार बार पूछी जाती है।
तो नंबर 1 पे तो लेज़ीडस है। अगर इसमें से पोइट्री आती है मिल्टन के सेक्शन से, देन ऑब्वियसली लेज़ीडस आएगी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आएगी, क्राइस्ट नेटिविटी आएगी। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको छोड़ के पेंसेरसो भी आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है पोइट्री से आरटीसी, तो ये भी आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही आएगा, बट अगर आरटीसी आती है तो यही 2-3 पोइट्री में से आती है। तो ये वाला ब्लॉक यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको मिलूँगी ब्लॉक नंबर 5 में, जो कि ड्राइडन की होगी, न्यू क्लासिकल पोइट्स की। ड्राइडन एंड पोप से रिलेटेड उनके 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑन टाइम। सो आप तब तक इससे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, यू कैन मेक योर नोट्स, और कुछ भी कीवर्ड्स, की पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।